आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आज का वीडियो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू के कोर्स डिटेल के बारे में, तो जैसे मैंने उस वीडियो में ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आपके सामने जल्द में एक एमए और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पार्ट बी के बारे में डिस्कस करना था। तो आज ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एमए उर्दू से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2021 और 2022 के सेशन के लिए। तो वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है, और अगर आपने इसका एक छोटा सा पार्ट भी मिस कर दिया तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो इसी पार्ट में फेल होते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपने जो ख्वाब देखा है, आपकी जो मेहनत है वो बेकार जाए, या आपका जो ख्वाब है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमए उर्दू करने का वो टूट जाए। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले 2 क्वेरी हैं सबसे ज़्यादा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने उसमें कमेंट भी किया है हमारे कमेंट बॉक्स में। तो ये है कि बच्चे ये पूछ रहे हैं, आपको पता भी होगा कि एडमिशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, तो उसकी एलिजिबिलिटी में बच्चों को थोड़ा सा डाउट है कि इसमें क्या चीज़ें भरनी है, या जिन बच्चों का मदरसा बोर्ड या जिन बच्चों का स्कूल ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो वो क्या करें। तो देखिए, जो बच्चे BA, BSc या फिर BA BCom किए हुए हों, कोई ऑनर्स करता है, कोई प्रोग्राम करता है, तो आपको कम से कम 2 साल आपने उर्दू पढ़ी हो। ऐसे नहीं है कि आप किसी और बैकग्राउंड से हैं तो आप एमए उर्दू में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने चाहे BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, ऑनर्स किया हो या प्रोग्राम किया हो, आपने कम से कम 2 साल तक आपने उर्दू पढ़ा हो अपने UG कोर्स में। और उसके साथ साथ आपका जो कंसिडर सब्जेक्ट है यानी कि उर्दू, उसकी जो कंसिडर सब्जेक्ट है उसमें आपको कम से कम 50% नंबर आपके होने चाहिए उन 2 सालों में। तो ये हुआ एलिजिबिलिटी की बात। उम्मीद करते हैं आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि आपको उर्दू ज़रूर पढ़ना है ग्रेजुएशन में, तभी आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आपकी ये क्वेरी थी कि सर हमारा कोर्स, या उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन ये थी कि सर हमारा जो स्कूल है, हमारा जो मदरसा है वो नहीं आ रहा है उनकी लिस्ट में, तो क्या करें। तो आप वहाँ पे अदर्स का ऑप्शन चूज़ करके अपने स्कूल का नाम फिल कर सकते हैं। अगर स्कूल के नाम का ऑप्शन नहीं भी आ रहा है अदर्स के बाद, तो आप अदर्स कर दें। ये आपकी जो फॉर्म फिल की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको फिर भी एक बार मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि आप जो हैं, जो एलिजिबिलिटी वाले बच्चे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके वहाँ से भी आप मालूमात कर सकते हैं। वैसे यही चीज़ एलिजिबल है जो मैंने आपको बताई है। तो चलिए, आज हम जो बात करेंगे वो एमए उर्दू के पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने कोर्स डिटेल के बारे में वीडियोस बना दिए जिसमें आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कितनी सीट हैं, पैटर्न क्या है, सब आपको बता दिया है। आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं, नीचे है, या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आप पहले वो वीडियोज़ देखें, तभी आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आएगा और तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए फिर आज का जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ऊपर लिखा हुआ है जामिया एमए उर्दू। तो इसमें हमने पार्ट बी के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट ए के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पार्ट बी ही हमारे लिए क्या है, रामबाण इलाज है। वही हमारे सक्सेस में आखिरी ताबूत की कील ठोकता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो लगभग सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो सब्जेक्टिव में आती है। ऑब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और सब्जेक्टिव में नहीं आती है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर एकदम बहुत ही इजी था कि बच्चे 40 में से लगभग 35+ अटैम्प्ट करके आए थे, लेकिन उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका जो पार्ट बी था वो कमज़ोर था। एक बच्चे से मुझसे मेरी बात हुई थी लास्ट ईयर, तो उसने कहा कि सर मैं 39 अटैम्प्ट कर गया हूँ, लेकिन उसका फिर भी नहीं हुआ था। देखिए क्यों? क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था वो तो अच्छा हुआ, लेकिन जो सब्जेक्टिव वाला है वो पार्ट मिस हो गया था, वो अच्छा नहीं गया था। तो बैलेंस बनाना होता है। आप अगर सब्जेक्टिव में, अगर आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्टिव में भी अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे नहीं है कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं, आपने एक में अच्छा परफॉर्मेंस किया और एक में ख़राब गया, तो तराजू का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, इसी बैलेंस को बनाने के लिए चॉक एंड डस्टर एकेडमी की टीम, हम सब आपके लिए तत्पर हाजिर है और आपको सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमेशा आपके सामने हाजिर है। तो देखिए, पहले एक छोटा सा इसका एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बताया था। ऑब्जेक्टिव भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है, दोनों पार्ट होते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। दोनों में पास होना कंपलसरी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं इसके 40, इसके मार्क्स हैं 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है। ये वाला जो पार्ट है
ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके 40 मार्क के 40 क्वेश्चन आते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। ये जो नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, ये सिर्फ इसी पार्ट में होती है 40 में। इस वाले में जो 60 मार्क्स का होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस हिसाब से जो आपकी मेरिट बनती है वो 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग बनती है। अब इसकी टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन कितनी है, वो है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। हालांकि मेरे एतबार से ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना है। लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है वो उन्होंने बिल्कुल सही रखा है कि अगर इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे तो सभी बच्चे फिर एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे। सभी बच्चे अपना जो एफर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा देंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलेगा। तो अच्छा बच्चा और काबिल बच्चा तो वही है जो कम समय में ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करे, ज़्यादा चीज़ों का जवाब दे पाए। तो इसीलिए जो 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रखा है वो इसीलिए रखा है कि बच्चे की फोकस एलिजिबिलिटी, बच्चे की नॉलेज और बच्चे की क्वांटिटी ऑफ वर्ड और क्वालिटी ऑफ वर्ड और उसकी जो सेंसिबल थिंकिंग है वो उसका वो एनालाइज कर पाए। इसीलिए वो टाइम ड्यूरेशन कम दिया गया है। बहुत सारे बच्चे इसी बात का रोना रोते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इतनी कम होती है। तो आप अदर यूनिवर्सिटी से जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कंपैरिजन ना करें। सब यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी अपनी क्राइटेरिया और अपनी अपना प्रोसेस होता है। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो 90 मिनट है वो सही है उनके एतबार से, लेकिन मेरे हिसाब से इसे 10 या 15 मिनट का इंक्रीज़ कर दिया जाएगा तो बेहतर रहेगा। क्योंकि बच्चे जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो बच्चे नर्वस होते हैं और कुछ बच्चे तो पहली मरतबा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना जाते हैं क्योंकि छोटी जगह से आते हैं, फिर वो बड़ी जगह जाते हैं तो उनको एक नर्वसनेस और एक डरावना माहौल से उनको लगता है, एक नर्वसनेस उनके अंदर छाई रहती है जिसकी वजह से उनका पेपर जो है वो मोस्टली ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए भी जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप दोनों तरीके से तैयार हों, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्योंकि अगर आप एक भी तरीके से कम रहे तो आपको उसका इफेक्ट जब आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस रहेंगे कि हाँ भाई मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लूँगा। अब बात करते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है सब्जेक्टिव पार्ट बी। तो इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, इस हिसाब से टोटल हुआ 60। तो मैंने ऊपर बता दिया 40 और 60 100। अब जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हमारा सब्जेक्टिव का लिखने का तरीका है रिटर्न वाला वो कैसे क्लियर हो जाए। तो देखिए इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो है वो हाईलाइट की हुई हैं जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि जो बच्चे मुझे शुरू से जानते हैं उनको मालूम होगा कि मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, JNU और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए थे। तो अपने एक्सपीरियंस के मैं बता रहा हूँ कि आपको इस तरह से ये लिखना तो आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया मैंने जिन जिन बातों का ध्यान रखा वही बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको नोट करनी है और इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम हॉल में आपको इनके जवाब देने हैं जो 6 क्वेश्चन है। हालांकि पहला का जो पैटर्न है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वो यूनिट वाइज में आता था, जिसमें से आपको 3 यूनिट मिलती थी और एक यूनिट में से आपको कोई एक सवाल करना होता था जो 20 नंबर का आता था। लेकिन अब जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने पैटर्न चेंज कर दिया है कुछ सालों से। तो 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने ज़रूरी हैं। किसी भी तरह की कोई छूट या डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राइटिंग की। राइटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने कुछ गलत भी लिखा है और आपकी राइटिंग जो है वो साफ़ है तो मान लीजिए कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे देगा। ये बात आप ध्यान रखें कि राइटिंग का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो राइटिंग का ही पड़ता है। आपने चाहे 1-2 वर्ड या 1-2 लाइन आपने गलत भी लिख दी है लेकिन आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको नंबर मिलने लाजमी है, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ वर्ड की, यानी कि आपको कितने शब्दों में अपना आंसर देना होता है। देखिए उसमें टाइम लिमिट होती है सब्जेक्टिव में कि आपको इतने समय में इतना काम करना है और इतने वर्ड में इतना लिखना है। अगर आपने क्वांटिटी ऑफ वर्ड से भी ज़्यादा थोड़े से वर्ड लिख दिए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइन छोड़ के लिखते हैं, यानी कि आप उर्दू का लाइन छोड़ के लिखते हैं, तो आप मान के चलिए कि मैक्सिमम आपको 1.5 पेज का क्वेश्चन लिखना है। अगर आप लाइन छोड़ के नहीं लिखते हैं तो आप आधा पेज के ज़्यादा पेज में आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम नहीं होगा कि उनकी जो पेपर शीट होती है वो A4 साइज से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो उसमें लाइनिंग दी है आप उसी का जवाब दें। अगर आप लाइन छोड़ के लिख रहे हैं तो 1.5 पेज का मैक्सिमम है। अगर आप लाइन छोड़ के नहीं लिख रहे हैं
तब आप एक पेज का लिखें। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ वर्ड्स की। तो क्वालिटी ऑफ वर्ड्स यही है कि आपसे जिस क्वेश्चन का सवाल पूछा जाए या जो आपसे सवाल पूछ जाए उसी के एतबार से आप अपने क्वेश्चन को मुंतखब करें, उन क्वेश्चन के जो आंसर है उनको इंतखाब करें कि भाई हाँ ये अल्फाज मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अल्फाज जो है वो गलत होने की वजह से आप कहीं और अल्फाज को वहाँ यूज़ कर लेते हैं जिससे एग्जामिनर वो तुरंत पकड़ लेता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि क्वालिटी ऑफ वर्ड्स को भी बहुत ध्यान से रखें। हालांकि बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको कंपैरिजन करते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोनों का कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग होता है और उसके लिखने का तरीका भी दोनों का अलग होता है। ये कन्फ्यूज़न आप दिमाग से निकाल दीजिए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का पैटर्न सेम होता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो सेम होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मेरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन हुआ था तो मेरा काफ़ी अच्छी रैंक आई थी, तो मैंने उसी पैटर्न पे लिखा। लेकिन जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में गया तो मैंने सोचा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पैटर्न पे ही लिखता हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी कम मार्क्स मिले थे। तो उसकी जो पैटर्न है उसका जो पैटर्न है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो किस तरह से लिखना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अभी आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सब्जेक्टिव पार्ट में जो है वो इस पर गौर दीजिए। तो 3-4 चीज़ें होगी, राइटिंग, क्वांटिटी ऑफ वर्ड, क्वालिटी ऑफ वर्ड। अब बात करते हैं मेक अ सेंसिबल हेडिंग। आप अगर एस्से टाइप में लिखेंगे यानी कि निबंध टाइप में लिखेंगे कि आपने किसी का क्वेश्चन का जवाब देना है तो आप उसे बस लिखते चले गए, मतलब कोई ना पैराग्राफ दिया ना कोई लाइन छोड़ी, तो ऐसा मत कीजिए। आप उसको हेडिंग बना बना के लिखिए। मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया गया कि गालिब की खुसूसियात को बयान कीजिए, तो आप उसमें लिख सकते हैं हेडिंग बना बना के उनकी ज़बान, उनका लहजा, उनका तरीका, उनकी मंजरकशी, उनकी अदायगी या उनके इस्तारा, जो भी उसमें चीज़ इस्तेमाल हुई हो उनको आप हेडिंग बना बना के लिखें और फिर 1-2 शेर भी उसमें आप डाल देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो मेक अ सेंसिबल हेडिंग, आप सेंसिबल हेडिंग ज़रूर बनाएं। इसके बाद आप करें वहाँ पे हाईलाइट, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं आप उसको हाईलाइट कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे आपको मान लीजिए कि आपको गालिब के बारे में ही लिखना है तो गालिब का कोई शेर है आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं, या गालिब के मुताल्लिक किसी ने कोई कॉल कहा हो तो उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अभी हाईलाइट करना किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप हाईलाइटर लेकर जाए वो बड़े वाला जो काफ़ी मोटा होता है, नहीं। हाईलाइट का मतलब है आप ब्लैक या ब्लू पेन से उसको अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आप उस पर गोला ना बनाएं। आप 2-3 मरतबा उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा ब्लैक या ब्लू पेन से। या फिर आप जब हाईलाइट करें एक अलग से हाईलाइटर पेन आते हैं जो बहुत ही हल्की निब के होते हैं, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें वो ब्लैक जो पेन जो हाईलाइटर हो वो ब्लैक या ब्लू हो। आप उससे 2 काम कर सकते हैं। अब तो आप उससे 2 काम कर सकते हैं, या तो आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं या फिर आप उसकी जो हेडिंग है वो भी उसी पेन से आप बना सकते हैं। ये बातों का ध्यान रखें, इन चीज़ों से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। बनाएंगे यही छोटी छोटी चीज़ें आपका पेपर जो है वो इफेक्टिव बनाएंगे, और यही एग्जामिनर आपसे चाहता है कि भाई हाँ आप किस तरह से लिखने के आदी हैं, आप किस तरह से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बच्चे बहुत सारे हैं, पेपर सभी देते हैं, सभी किताब सभी पढ़ते हैं, बस आपको लिखने का तरीका कैसा आना चाहिए, आपका अंदाज कैसा है लिखने का, वही एग्जामिनर आपको वहाँ पे चेक करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी सारी अहम है, आपको इन बातों पे गौर करना है। इनके अलावा भी एक चीज़ है जो सबसे अहम है और वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम जो है वो कम है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया एग्ज़ाम हॉल में जाके तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट को अपने हाथ में ले लिया वही सक्सेस हो पाएगा और वही सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि उसने क्या है सबसे ज़्यादा चीज़ जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया है वो किस पे दिया है, टाइम मैनेजमेंट पे। बच्चे टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए उनका सिलेक्शन बाज़ मरतबा रुक जाता है। तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट की है। आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि हाँ भाई मुझे क्या करना है और मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि 90 मिनट का जो टाइम है उसमें आपको सब्जेक्टिव भी करना होता है और ऑब्जेक्टिव भी करना होता है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव का मिलेगा जिसमें आपको 40 क्वेश्चन होंगे, और फिर उसके बाद आपका 60 क्वेश्चन का जो मार्क्स का होगा वो होगा सब्जेक्टिव, वो बाद में मिलता है। तो बच्चे एक छोटी सी गलती ये भी कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव करने के बाद बैठे रहते हैं कि भाई एग्जामिनर आएगा और हमें पेपर देगा। ऐसी गलती मत करना। जैसे ही आपका फर्स्ट पेपर यानी कि पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाए 40 क्वेश्चन का, आप तुरंत एग्जामिनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, मुझे पार्ट बी करना है, आप मुझे एग्ज़ाम को जो पार्ट बी है वो दे दीजिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एग्जामिनर और टीचर बहुत पोलाइटली बात करते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ।
वो आपको ईजिली दे देंगे, क्योंकि उनसे आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। वो तो चाहते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आपका जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट पूरा हो जाए, तुरंत आप अपने लिए सब्जेक्टिव का पार्ट जो है वो मांग सकते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली कि आपको जब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिले तो कम से कम उसे 2 या 3 मरतबा उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें और फिर उसके बाद में उसको लिखना शुरू करें। तो मैं अपना बता दूं, जब मैं सब्जेक्टिव वाला और ऑब्जेक्टिव वाला पेपर मैं देने गया था जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए थे तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला पैटर्न ही था। तो जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन था वो लगभग मैंने 7 या 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया था विद OMR शीट। तो जैसे ही मैंने एग्जामिनर से रिक्वेस्ट की कि सर मेरा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, आप मुझे पार्ट B दे दीजिए, तो उन्होंने पूछा सर इतनी जल्दी आपने कैसे कर लिया। मैंने उनसे ये कहा कि सर मेरी जो राइटिंग है और मेरे जो स्पीड है टाइम ड्यूरेशन के एतबार से वो थोड़ी सी स्लो है, आप मुझे पहले दे देंगे तो अच्छी रहेगी। तो उन्होंने मेरी बात को मान लिया और उन्होंने मुझे तुरंत ही दे दिया। हालांकि ये रूल नहीं था, रूल ये था कि आपको कम से कम 15 या 20 मिनट के बाद आपको दूसरा पार्ट मिलता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे दे दिया। तो आप भी, अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपकी स्पीड स्लो है, तो आप भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो पार्ट है पार्ट 1 पहले हो जाए तब भी आप उनसे ईजिली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो मना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था आपके साथ शेयर करने का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके 24x7 हेल्प करने के लिए तत्पर हाजिर हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, पार्ट A या पार्ट B लास्ट 5 ईयर के, तो आपको वो भी हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए, दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।